तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना लिखना। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना बेटा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा मैंने आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कंप्लीट कर दिया था कंप्लीट क्या? हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कंप्लीट कर दिया था। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे रेनबो। क्या पढ़ेंगे? रेनबो। तो पहले रेनबो पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो देखिए बेटा रेनबो, तो रेनबो इंद्रधनुष देखा होगा बारिश के टाइम में। बारिश होने के बाद थोड़ी सी सनलाइट आती है, हल्की सी भी, तो आप वहाँ पे रेनबो देखते हैं, आसमान में देखते हैं। जिसमें बेटा जब आप रेनबो देखते हैं ना तो सन आपके बैक में होता है और अपोजिट आप रेनबो देखते हैं। आर्क दिखता है ना, विबग्योर कलर, बड़ा सुंदर होता है ये, है ना, बहुत अच्छा लगता है। रेनबो आसमान में बनता है, आप देखा होगा आपने। तो दरअसल क्या होता है बेटा कि जो रेनबो होता है वो पानी गिरने के बाद क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा हवा में लटक जाते हैं। एयर पार्टिकल होते हैं ना, तो हवा में लटक जाते हैं एयर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट से पे गिरती है तो उसके बाद डिस्पर्जन होता है, और डिस्पर्जन होने के बाद वहाँ पर हमें जो है रेनबो बनता है। तो रेनबो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी बेटा रेनबो जो है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, बोलो क्लियर यहाँ तक। अब बेटा जो रेनबो होता है वो दो तरह का होता है। रेनबो जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है प्राइमरी रेनबो, डरना नहीं भाई। एक होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी रेनबो। दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। यानी जानते हो बेटा, अगर आप ठीक से देखोगे, अब आज के बाद जब भी ऐसा इंद्रधनुष आपको दिखाई दे तो आप उसे ठीक से देखना। एक तो रेनबो आपको हाइट पर दिखेगा, ऊपर देखेंगे, और थोड़ा और हाइट पर आप देखेंगे तो एक फेंट रेनबो देखेगा, मतलब थोड़ा सा ब्राइटनेस उसकी काफ़ी कम रहेगी। एक नहीं एक दूसरा रेनबो भी दिखता है। तो जो आपको बढ़िया शानदार सा दिखता है वो प्राइमरी रेनबो है, और जो थोड़ा सा ऊपर दिखता है जो कि लो ब्राइटनेस का होता है वो सेकेंडरी रेनबो है। तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो। बोलो बेटा समझ में आया यहाँ तक। तो अब यहाँ पर बेटा प्राइमरी रेनबो ज़्यादा चमक वाला होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, अच्छा दिखता है। सेकेंडरी रेनबो थोड़ा और ज़्यादा हाइट पर बनता है और वो थोड़ा सा फेंट होता है, ब्राइटनेस उसकी कम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखिए, पहले जल्दी लिखिएगा। जल्दी लिखिएगा भाई, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है बेटा, कहानी बहुत ही सिंपल सी है। हो गया, चलो आगे बढ़ें। तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में देखते हैं, है ना बेटा। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में देखते हैं बच्चों, डरने का नहीं। प्राइमरी रेनबो बहुत आराम से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कहानी है बेटा। प्राइमरी रेनबो क्या होता है बेटा, उसको समझो। प्राइमरी रेनबो क्या होता है उसको समझो। समझने को तैयार हो समझने को? चलो प्राइमरी रेनबो समझते हैं। तो यहाँ पर बेटा जैसे मान लीजिए ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है बेटा, घबराने का नहीं। सनलाइट आ रही है, ओके, ये वाटर ड्रॉप है बेटा। अब यहाँ लाइट आएगी, रेयर टू डेंसर लाइट जा रही है, तो यहाँ पर बेटा ये
देखिए ऐसे करके, देखिए सबसे पहले तो रेड है, रेड क्या कम डेविएट होता है? यस, रेड कम एंगल से डेविएट होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। और वायलेट, मान लीजिए इसको वायलेट समझ लेते हैं, वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है, तो क्या डिस्पर्जन हो गया? यस, बीच में ही सारी कलर होंगी, ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है कि यहाँ TIR होता है, क्या होता है बेटा? TIR होता है, देखिए ये नॉर्मल है तो TIR ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये TIR होता है, ठीक है बच्चों, घबराना नहीं, ये TIR होता है। और ये जो है इसका नॉर्मल ये है, ये ऐसे करके यहाँ आएगा। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, घबराने का नहीं, ठीक है बेटा, घबराने का नहीं, ठीक। अब यहाँ पर बेटा होता क्या है कि लाइट यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बेटा, तो ये विबग्योर जो है सनलाइट आ रही है, ये वाइट लाइट है, इसमें कई कलर हैं, यहाँ डिस्पर्जन हुआ, रेड कम डेविएट होता है, वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है, यहाँ TIR होता है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ क्या हुआ बेटा? TIR हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड किया, बात समझ में आ रही है? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया, घबराना नहीं बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अब बेटा वायलेट, अगर आप देखें तो नॉर्मल ये है और ये, तो लाइट ऐसे डेविएट होता है, ये रेड है बेटा, ये क्या है बेटा? रेड है, और ये क्या है? वायलेट है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये आई है बेटा, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि वायलेट जो है वो कहीं यहाँ पर है और रेड जो है वो कहीं, रेड जो है वो कहीं यहाँ पर है, यानी बेटा यहाँ पर बनेगा वायलेट और यहाँ बनेगा रेड, ठीक है, यहाँ बनेगा वायलेट, ठीक है। ये देखिए इतने दूर में ही सारा कलर रहेगा। तो देखिए बेटा दरअसल क्या होता है, ये देखा गया है कि ये लगभग 40 डिग्री या 41 डिग्री और ये लगभग 42 डिग्री के आसपास का एंगल बनाता है। आंखों पर ये रेड वायलेट जो है कम एंगल पे आता है, रेड पे ज़्यादा एंगल होती है, इसलिए रेड ऊपर दिखता है, वायलेट नीचे दिखता है। तो सबसे पहली बात तो बेटा प्राइमरी रेनबो में आप ये देख पा रहे बेटा, प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ TR हुआ, फिर एक बार और रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन एंड टू रिफ्रैक्शंस एंड टू रिफ्रैक्शंस एंड टू रिफ्रैक्शंस एंड वन रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी रेनबो में ड्रॉप के अंदर लाइट जाती है, बताइए कितना बार रिफ्रैक्शन, कितना बार रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन 2 बार और रिफ्लेक्शन 1 बार। यहाँ पर प्राइमरी रेनबो में वायलेट नीचे होगा, रेड ऊपर होगा, तो वायलेट, रेड इज एट द टॉप, रेड इज एट द टॉप, रेड इज एट द टॉप एंड वायलेट एट बॉटम, एंड वायलेट एट बॉटम। चलिए इसको लिखिए बेटा, और ईमानदारी से लिखिएगा, घबराइएगा नहीं, लिखिए जल्दी। डोंट घबराना, बहुत आसान है बेटा। डोंट घबराना भाई, बहुत आसान है, सिंपल कहानी, जल्दी लिखो, प्यार से लिखो, जल्दी लिखो, प्यार से लिखो। हो गया बेटा, मिटा दूं?
प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मिटा दूं? डर रहे हो क्या? डरना नहीं, डरना नहीं। मिटा दूं? चलो आधे मिनट रुक रहा हूँ, सिर्फ हाफ मिनट, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। हो गया? चलो मिटाते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। डरना नहीं बच्चों, डरना नहीं, रायता मत फैला लेना। देखो बेटा, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो क्या चीज़ है भाई? देखो बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। ये हमारा ड्रॉप, ओके, सनलाइट आ रही है, ओके। अब बेटा हम जानते हैं रेड कम डेविएट होता है और वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है, ओके। अच्छा सर, यहाँ पर बेटा सेंटर ये है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है, यहाँ होता है TIR, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम रहेगा, ये ऐसे जाएगा। फिर दोबारा से यहाँ पर TIR होता बेटा। यहाँ देखिए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। अब की बार इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये अच्छा ये कम आएगा ना, ये वाला एंगल कम आएगा और ये एंगल ज़्यादा आएगा, है ना बच्चों? डरना नहीं, इट्स मी ओनली, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ आएगा, ठीक है, डरना नहीं भाई। और ये एंगल ज़्यादा है, ये ऐसे करके यहाँ आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? डरना नहीं भाई, डरना नहीं। तो अब यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, अगर आप नॉर्मल देखें तो यहाँ बेटा रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन में मुंडी ऊपर करें, रिफ्रैक्शन में बेटा ये जो है डेंसर टू रेयर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, ठीक है, गौर से सुनना। और यहाँ पर बेटा ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ठीक कर देता हूँ, ठीक है। डोंट वरी रहिएगा बस, डोंट वरी रहिएगा बस, परेशान मत होइएगा, सिंपल कहानी है बच्चों। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। देखिए ये लाइट ऐसे आया, यहाँ पर TIR होगा, वायलेट ज़्यादा मुड़ता है बेटा, वायलेट क्या होता है? ज़्यादा मुड़ता है, देखो वायलेट ज़्यादा मुड़ा, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो ये सेंटर है बेटा, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है और इसका नॉर्मल ये है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। तो क्या होता है बेटा, इसका एंगल कम है, कम एंगल बना रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे चलता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे। और इसमें क्या होता है बेटा, ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एंगल भी ज़्यादा बनाएगा, तो इधर नहीं जाएगा, ये इधर कहीं जाएगा, ऐसे, ठीक है। और अब क्या होता है, बहुत आराम से सुनना, इसका नॉर्मल ये और इसका नॉर्मल कौन है? ये है, ठीक है। ये एंगल छोटा है तो ये एंगल इधर भी छोटा बनाएगा, ठीक है, घबराना नहीं। देखो कैसे बना रहा हूं, एंगल छोटा, और इसका एंगल बेटा, इसका एंगल बड़ा है तो ये एंगल भी इधर बड़ा होना चाहिए, ये यहां से निकलेगा, ठीक। अब यहां देखिए क्या होता है बेटा कि रेड जो है वो कम डेविएट होता है, हल्का सा डेविएट होगा ऐसे, और वायलेट जो है वो ज़्यादा डेविएट होगा। वायलेट जो है बेटा ऐसे है
खूब सारा डेविएट होगा, बिल्कुल ढंग से झुकेगा ऐसे। अच्छा, आपको पैरेलल लग रहा होगा, नहीं आपको थोड़ा पैरेलल लग रहा होगा। एक काम करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बेटा वायलेट ऊपर होता है और रेड नीचे हो जाता है, वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे हो जाता है। रेड थोड़ा कम झुकता है और वायलेट थोड़ा ज़्यादा झुक जाता है, वायलेट थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाता है। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, वायलेट थोड़ा ऊपर होता है, वायलेट थोड़ा ऊपर होगा और रेड थोड़ा नीचे होगा, रेड थोड़ा नीचे होगा। ये मैं मिटा दूँ इधर, टेंशन मत लेना, ये मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वायलेट जो होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और रेड जो है वो थोड़ा नीचे पे बनता है। ये यहाँ बनता है बेटा, रेड थोड़ा यहाँ बनता है और ये जो पूरा होता है ये रेनबो होता है। थोड़ा सा सोच के देखो, ये ऐसे जा रही है, रेड पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ वायलेट ज़्यादा मुड़ता है, वायलेट पीछे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कम और ये एंगल ज़्यादा बनता है। ठीक है, बुक में 2 ड्रॉप लेके बनाया गया, कोई नहीं, एक ही ड्रॉप से बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप टेंशन मत लेना। यहाँ पर बच्चों ये जो होता है, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 बार रिफ्रैक्शन एंड 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन। ये तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शंस एंड 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, ये कहानी है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो की। इसमें क्या होता है बेटा, एक चीज़ आप समझ लीजिए बहुत आराम से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वायलेट यहाँ पर टॉप पर होता है, वायलेट एट द टॉप। वायलेट कहाँ पर होगा बेटा, वायलेट एट द टॉप, वायलेट एट द टॉप एंड रेड एट द बॉटम। और रेड जो होता है बेटा बॉटम पर होता है। पहुंचो, सिंपल, आसान है, याद कर जाओ जल्दी। जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी लिखो बेटा। तो ये था रेनबो, रेनबो फिनिश हुआ बेटा, है ना। क्वेश्चन कभी कभार आता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर पूछता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, डोंट वरी, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। ओके, प्राइमरी रेनबो में कौन ऊपर कौन नीचे, प्राइमरी रेनबो में रेड ऊपर वायलेट नीचे। सेकेंडरी रेनबो में कौन ऊपर कौन नीचे, सेकेंडरी रेनबो में वायलेट ऊपर रेड नीचे। बस इतना याद रखना है, यही पूछता है क्वेश्चन में, याद रख लोगे। चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई मिटाते हैं। चलो मिलके मिटाएं, चलो मिलके मिटाएं। अच्छा लिखो, आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखना। हो गया? तो आओ मिलकर मिटाते हैं बच्चों। चलो, तो देखिए बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रेनबो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया। अब आप याद रखना, ज़्यादातर याद रखोगे तो चीज़ें आएंगी, रिवीजन करना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू
कर्व्ड सरफेस। देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या है, इसको सुनिएगा ध्यान से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, बहुत आराम से सुनिएगा। जैसे देखो बेटा, अभी तक सरफेस कर्व्ड हुआ करता था, अभी सर प्लेन हुआ करता था। प्लेन सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जैसे हम लोग बीकर में पानी भरते थे, पानी है, प्लेन सरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो अभी तक जो सरफेस सेपरेट क्या करते थे बेटा, वो प्लेन होता था। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, यानी सरफेस विल बी कर्व्ड। अब जैसे देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, आराम से, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इधर ही हूं। यहां पर बेटा आपकी बार सरफेस कर्व्ड होगा। जैसे ये μ1 है, ये μ2 है। देखिए ये सरफेस जो कि देखिए कर्व्ड सरफेस है, स्फेयर का पोर्शन है बेटा, स्फेयर का पोर्शन है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है μ1 और μ2। या हो सकता है जैसे इधर μ1 है, इधर μ2 है, तो हो सकता है कर्वेचर इधर की साइड हो बेटा। तो यानी कि दो मीडियम को सेपरेट जो करेगा वो सरफेस जो है वो कर्व्ड होगा। कर्वेचर या तो μ2 की तरफ हो सकता है या कर्वेचर μ1 की तरफ हो सकता है। तो इस तरह से बेटा अब हमें कर्व्ड सरफेस के लिए बात करनी है, अब हमें कर्व्ड सरफेस के लिए बात करनी है। और कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का बहुत सारा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, अपने आम जीवन में देखते हैं। जैसे पेपर वेट है, तो पेपर वेट हो देखते हैं आपने, पेपर वेट ऐसे देखा है, इस तरह का स्फेयर टाइप का होता है ऐसे, और ऐसे दबाने वाला होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर अंदर कोई चीज़ें हैं, कोई चीज़ है, बाहर से देखते हैं, है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी थिंग्स अंदर ट्रैप्ड होती हैं, अलग अलग कलरफुल चीज़ें होती हैं। उधर से बाहर से देखते हैं तो बड़ा सुंदर सा दिखता है। तो एक्चुअली यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस हो रहा है ना। कोई रॉड है तो रॉड का जो एंड है वो एक स्फेयर का पोर्शन लगता है बेटा, ये एंड स्फेयर का पोर्शन लगता है। तो ये स्फेयर का पोर्शन ही है, ये कर्व्ड सरफेस है, स्फेयर का पोर्शन है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के बेटा हमें रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ना है। अब लिखिएगा बेटा, ये लिख लीजिए, दोनों पहले डायग्राम बना लीजिए, दोनों डायग्राम बना लीजिए, पहले ईमानदारी से बना लीजिए और जल्दी बनाइएगा। हो गया? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही आती है जैसे कि अपर्चर। जैसे अपर्चर क्या होता है बेटा? अपर्चर होता है कि जितना पोर्शन रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल, जैसे मिरर में हम लोगों ने अपर्चर पढ़ा था कि मिरर का जितना पोर्शन रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है वहाँ रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है या रिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जैसे ये है तो जितना पोर्शन रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड द अपर्चर। तो द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, the portion available for refraction is said to be the aperture, उसे हम बोलेंगे अपर्चर। और जानते हो बेटा, हमें सब स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ना था, बताया था ना। मिरर में जैसे मिरर फॉर्मूला F=R/2, ये सारी चीज़ें किसके लिए पढ़नी थी? स्मॉल अपर्चर। तो यहाँ भी बेटा वही करना है, हमें सारी चीज़ें स्मॉल अपर्चर के लिए ही पढ़नी है, हमें सारी चीज़ें स्मॉल अपर्चर के लिए ही पढ़नी है बेटा। ठीक है, ओके, अपर्चर समझ में आ गया सर। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा पोल हम पढ़ेंगे। पोल क्या होता है बेटा? तो जैसे ये अपर्चर है बेटा, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, यानी कि बेटा द मिड पॉइंट ऑफ द या द सेंटर ऑफ द अपर्चर, द सेंटर ऑफ द अपर्चर, द सेंटर ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल। जैसे कि ये अपर्चर है, इतना पोर्शन है, जिसका जो सेंटर होगा ये, मतलब अपर्चर का पोर्शन का जो सेंटर है ये, दिस इज द पोल। पहुंचो बेटा, लिखो, बहुत सिंपल है, आसान सा है, टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन नहीं लेना भाई। लिखो लिखो, प्यार से लिखो। बहुत आसान है भाई, जोर से बोलो, बहुत आसान है भाई।
चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं आसान कहानी। जोर से बोलो बच्चों, आसान कहानी। आओ मिलके मिटाएं। फिर देखो बेटा, ध्यान से सीखना। घबराना नहीं। अगला पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सिंपल सिंपल कहानी है। अब जैसे बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो बेटा, हम बोलेंगे कि ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो ये जिस स्फेयर का पोर्शन है, ये जिस स्फेयर का पोर्शन है उसे बोलेंगे इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा μ1 और μ2, तो यहाँ पर बेटा ये जो पोर्शन है बेटा, है ना, ये किसी स्फेयर का पोर्शन होता है और उस स्फेयर का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सिंपल तो कहानी है। अब जैसे आप बोलेंगे सर ये μ1 और ये μ2 है, सर आप बताओ, तो बोले इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए कहीं इधर पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पड़ेगा। मिरर में जैसे पढ़ा था वही तो है कहानी, वही तो है कहानी। डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत है नहीं, सिंपल समझ में आ रहा है कि द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द सरफेस या द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज द पार्ट, इज द पोर्शन, इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? फिर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही सिंपल। आप क्या बोलेंगे कि सरफेस, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, वो जिस स्फेयर का पोर्शन है उसका रेडियस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है? अगर मुझे कहेगा ये है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, बताए इसका रेडियस, तो ये ऐसे खींच लेंगे, ये सेंटर आ गया, ये पोल हो गया। आप कह सकते हैं पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कोई टफ सही सी चीज़ है। मिरर में हमने बार बार सुना हुआ है इसलिए हमें टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये भी देखे तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसे बना दे तो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। बोलो क्लियर? पहुँचो, सिंपल सिंपल तो कहानी है यार, खामा लोग जान देते, छोटी छोटी बातों पे जान दे देते हैं। पहुँचो जल्दी, परेशान मत होना, बस यहीं पर हूँ मैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक, चलो मिटाते हैं बच्चों। मिटा दूं? जल्दी लिखो यार, जरा सा तो है। तो लिख लिया बेटा? मिटा दूं? चलो मिटाता हूं, आसान तो कहानी है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो। अब यहां पर बेटा हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में सिंपल कहानी पढ़ा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंसिपल एक्सिस, तो बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? बताओ बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बताओ क्या जवाब दोगे? तो बोलते हैं द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू pole and center of curvature. The line pole and center of
कर्वेचर, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है, तो जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, चाहे ये ऐसे हो कर्व सरफेस, ये लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो हो गया। यहाँ पर बेटा फोकस नहीं डिफाइन किया गया। जैसे स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोलते थे तो वहाँ फोकस डिफाइन करते थे, यहाँ फोकस नहीं डिफाइन करना बेटा। जैसे वहाँ फोकस डिफाइन करते थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी या अपीयर टू इंटरसेक्ट, उसे बोलते थे फोकस। यहाँ नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्या होता है, लाइट, पहली बात तो बेटा लाइट इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ओके, अब इधर से लाइट आएगी तो वो कहीं और कटेगी, इधर से लाइट आएगी तो कहीं और कटेगी। इसलिए बेटा हम लोग कभी भी फोकस जो बताते हैं बेटा वो मिरर या लेंस का बताते हैं कि हाँ मिरर का फोकस होता है, लेंस का फोकस होता है। लेकिन बेटा किसी कर्व सरफेस का फोकस हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कर्व सरफेस का फोकस इररिलेवेंट है, मतलब ही नहीं है, सर्टेन नहीं होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आप बोलेंगे सर पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजो ना, अब भेजो, रिफ्रैक्शन के बाद कहीं और कटेगा, इधर से आओगे तो कहीं और कट जाएगा। इसलिए फोकस इज नॉट डिफाइंड हेयर, फोकस इज नॉट डिफाइंड हेयर, यहाँ फोकस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा ये तो रहा सिंपल सा डेफिनेशंस। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड आर। यू का मतलब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी का मतलब क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये कोई कर्व सरफेस है और मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों, है ना, ये कर्व सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है बेटा। तो यहाँ पर लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलेगा और इस सरफेस पे गिरेगा, हर जगह लाइट गिरेगा। कोई एक लाइट रे पकड़ लिया, ये लाइट जो है पोल पर गिर रहा है सीधा। अब यहाँ पर बेटा यहाँ जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अब यहाँ लाइट गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए रेयर है, ये डेंसर है, ये टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर दिया तो लाइट यहाँ पर पहुँची, ये इमेज यहाँ बना। तो देखिए बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर आर रेडियस, और ये इमेज वी है। तो देखिए यू, वी और आर में रिलेशन मतलब क्या होता है बेटा, हमें पूछा जाएगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, इमेज निकालो कहाँ बनेगा, हो सकता है इधर बने, हो सकता है इधर बने। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे सर कहाँ से आया, तो डोंट वरी। देखिए पहले तो फॉर्मूला ये है बेटा, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला। देखो पहले ये फॉर्मूला याद करने का ढंग समझो कि कैसे याद करें। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या था, देखिए लेंस तो इसी से बनेगा ना, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ऐसा कुछ पढ़े थे, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू। तो 1 यहाँ 1 नहीं है बेटा, वी इमेज है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट सेकंड मीडियम में ट्रेवल हो रही तभी इमेज बनता बेटा। तो μ2 ऊपर, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टेड उस ऊपर अपॉन वी, माइनस थोड़ा सा लेंस वाला फॉर्मूला जैसा मिलता जुलता, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम उसी मीडियम इंसिडेंट रे ट्रेवल हो रही है μ1, तो μ1 अपॉन यू इक्वल टू, अगर आप देखें तो μ1 के आगे माइनस है, μ2 के आगे प्लस है, तो μ2 आगे प्लस में माइनस μ1 अपॉन आर। तो थोड़ा सा मैंने आपको याद करने का एक थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं 30-20% आपको मैंने हेल्प करा। हाँ आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, बाकी देखो बेटा क्वेश्चन बताओगे तो याद हो जाएगा। सवाल उठता है सर ये आया कहाँ से, एक्सप्लेन इट। तो चलो भाई एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऊपर ये वाला यू वी आर वाला इधर वाला मिटाते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन इतने दूर में दे सके। देखिए इतने दूर में एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और देखो बेटा एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है बेटा, जान मत दे देना, बहुत ही सिंपल है। एक्सप्लेनेशन आया कहाँ से,
मान लो इसको m मान लेते हैं, m से एक परपेंडिकुलर n ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और इसे मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते बीटा और इसे मान लेते गामा। चलेगा बच्चों? चलेगा। अब जरा ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बेटा, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो ये और ये एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है? यस। और ये एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। कभी पढ़ा तो होगा ना यार, ऐसे अगर होता है ये अल्फा और ये बीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा क्या? तो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये बीटा है, गामा है। सोच के देखो बेटा, ये ऐसे है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं ना, इसलिए बताना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेटा बीटा है, ये बेटा गामा। अगर मैं पूछूँ ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये वाली साइड आपने आगे बढ़ा दिया तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इन दोनों के सम के बराबर ये होगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। तो बीटा में से गामा घटा दिए, मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। है, घबराना नहीं, इट्स मी ओनली, बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उनके लिए काम आएगा जो ये फॉर्मूला पूछना चाहते हैं कहाँ से है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, खैर फिर भी देख लीजिए। इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, MNO, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बोर्ड पे देखिएगा ठीक से। MNO ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जल्दी बोलो, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो अल्फा भी क्या होगा? छोटा। और क्या tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा? तो यस, अल्फा, tan अल्फा को अल्फा कर दिया, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। mn अपॉन क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी। mn अपॉन no, क्या no को po लिखें क्योंकि ये बहुत पास होता है अपर्चर छोटा होने से? po, बी स्मार्ट पीपल। बीटा, अब यहां से देखो tan बीटा को बीटा कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। mn अपॉन, जल्दी बताओ, mn अपॉन कितना? nc को pc लिख देते हैं ड्यू टू स्मॉल अपर्चर। गामा ये ट्रायंगल देखो बेटा, tan गामा mn अपॉन ni, क्या tan गामा को गामा लिख सकते हैं? यस, mn अपॉन pi। प्यारे बच्चों, रायता फैला लिए, नहीं आया समझ में? अब बेटा यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? μ1 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू साइन बीटा माइनस गामा। बोलो क्लियर? और अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो साइन हटा देंगे, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों ही छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा और μ2 इंटू बीटा माइनस गामा। बीटा वाला टर्म एक साइड कर लो, पढ़े लिखो बेटा। μ1 अल्फा, क्या माइनस μ2 गामा इधर आएगा, प्लस μ2 गामा। देखो यहां भी तो ब्रैकेट खोलोगे, μ2 बीटा और μ2 गामा माइनस के साथ इक्वल किधर आएगा? प्लस में। और μ1 बीटा उधर जाएगा, बीटा कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1, चूंकि μ1 उधर जाएगा माइनस में, बीटा कॉमन ले लेंगे। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो लिख लो, कितना है? mn अपॉन po। गामा कितना बेटा? mn अपॉन pi। बीटा कितना है? mn अपॉन pc। μ2 माइनस μ1, mn कैंसिल आउट। po, सोचो बेटा, एक बार साइन कन्वेंशन बताया था, ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकलेगी, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चलेंगे, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है और उल्टा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। बताओ साइन कन्वेंशन के अनुसार प्लस की माइनस, तो हमने बताया था इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर होगा वो माइनस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में जाएगा। तो यहाँ साइन कन्वेंशन पुट करते हैं तभी जनरल फॉर्मूला आता माइनस यू प्लस μ2 pi, पोल से इमेज की डिस्टेंस। देखो बेटा इंसिडेंट लाइट इधर है और उसी तरफ इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, v आएगा प्लस में, μ2 माइनस μ1 और pc r के बराबर और प्लस में आएगा, क्यों? इंसिडेंट लाइट इधर है उसी तरफ मेजर कर रहे हैं,
प्लस में। क्या म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर नहीं आया? तो जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था जिनको, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो कि अच्छा ये पूरा माजरा ये है। फटाफट पहुंचो ईमानदारी से और जल्दी लिखना बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ओए जल्दी लिखना भाई, आज तुम्हें जल्दी लिखना पड़ेगा। जल्दी। बहुत टफ है क्या? मुझे तो नहीं लगता बहुत टफ है, सिंपल कहानी है यार। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, बात खत्म। जल्दी जल्दी। प्यारे बच्चों जल्दी। आ गया? लिखे आप लोग? 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। जल्दी लिखो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। चलो अब मिटाना पिटाना शुरू हो गया। अब बच्चों नहीं रुक सकता मैं, अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब तो मैं मिटा के रहूँगा। अब तो मैं मिटा के रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर जरा क्वेश्चन हो जाए, चलो क्वेश्चन करते हैं तो शायद समझ में आएगा। जैसे मान लो बेटा ये एक रॉड है, इसका जो एंड है वो ऐसे है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ मान लूँ, चलो मान लो 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर पर, और ये एयर है और ये ग्लास है 1.5। क्वेश्चन बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बताओ। चलो भाई बनाते हैं, या आप ट्राई करोगे? अच्छा चलो मैं आपको टाइम देता हूँ,
1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो बनाओ, कोशिश करो। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाइए। एक्चुअली रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाले देखे मैंने, सिंपल कहानी होती है, ठीक है। कुछ बच्चे खामखा डरते लेकिन होता नहीं इतना डरावना सा। चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ बच्चों, जल्दी बनाओ, ट्राई करो, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। चलिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। पहले डेटा नोट करो बच्चों। μ1, व्हाट इज μ1? ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है? एयर। 1 μ2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट ग्लास में जाएगी 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के साथ लिखना होगा। लाइट ऐसे आएगी बेटा, पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर कर रहे हैं माइनस में, -15। उसके बाद बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में है क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। देखिए ये सब क्लियर होना चाहिए बेटा, साइन कन्वेंशन वगैरह समझ में आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू, अरे μ2 माइनस μ1 या μ1 माइनस μ2? सर μ2 प्लस में μ1 माइनस में, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये होता है। चलिए μ2 की वैल्यू 1.5, v निकालना है, ये है 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, μ2 की वैल्यू 1.5, μ1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू 10। ओके, अब क्या होगा बच्चों 1.5 अपॉन v, माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा, -1/15 प्लस 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 0.5 अपॉन 10, ये इधर जाएगा 5 2 जा 10, अच्छा 1/20 हो गया। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 30? नहीं, 15 और 20 का एलसीएम 30 कब से होने लगा? नहीं, सॉरी, कितना होगा बेटा? 15 और 20 है तो 60 होगा, है ना? 60, यहाँ होगा -4, यहाँ होगा 3, क्योंकि 20 है 60 तो 3 आएगा। तो v यहाँ बना लूँ, 1.5 अपॉन v बराबर -1/60, v बराबर होगा -60 इंटू 1.5 यानी कि -90 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, यानी यहाँ से इधर की साइड, इधर से देखोगे बेटा तो आपको 90 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो बेटा यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन बनाया, कैसे बनाया? सिंपल है। चलो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। जल्दी, तो बस बेटा आज के लिए यहीं तक। अगले एपिसोड में थोड़ा और क्वेश्चन कराने के बाद लेंस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेंस की कहानी आखिरी पोर्शन होती है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते रहिए, बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा। लेंस थोड़ा पढ़ा लूँ ताकि लेंस के भी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। उसके बाद जम के 2 से 3 दिन डाउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे जम के रिफ्रैक्शन के, ठीक। चलो ओके, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।